हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू आर हैविंग अ गुड टाइम। दोस्तों, मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ कि अगर हमको अच्छी तरह से इंग्लिश लिखना या बोलना सीखना है तो हमको बहुत सी चीज़ें सीखनी होती हैं। उन्हीं में से एक है दोस्तों ईडियम्स, मुहावरे। अच्छा दोस्तों, कुछ ऐसे फेमस ईडियम्स हैं, मशहूर मुहावरे हैं कि अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो आपको ये मुहावरे तो सीखने ही चाहिए, जिससे कि आप इनको अपनी कम्युनिकेशन में, अपनी कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकें और खूब अच्छी इंग्लिश बोल सकें। सामने वाले पर भी हमारा अच्छा प्रभाव पड़े कि चलो इतनी अच्छी इंग्लिश इनकी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम कुछ ऐसे ही मशहूर मुहावरे सीखेंगे। बहुत ही कमाल की क्लास है दोस्तों, आपको एंड तक पूरे वीडियो को देख करके ये इन सारे ईडियम्स को, सारे मुहावरों को सीख लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है उसका नाम है फेमस ईडियम्स, यानी मशहूर मुहावरे। अच्छा दोस्तों, एक एक करके सीखते हैं। पहला है दोस्तों द माइडस टच। अच्छा, ये जो वर्ड है दोस्तों, इसको मिडास नहीं पढ़ना है, इसको लोग अक्सर मिडास पढ़ देते हैं, मिडास टच। तो दोस्तों मिडास नहीं है उच्चारण, इसका उच्चारण है माइडस टच। अच्छा दोस्तों, माइडस टच का मीनिंग क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना कि वो जिस भी चीज़ को छू दे वो सोना हो जाती है। कोई आदमी किसी काम को करे, उसने उस काम को जैसे ही शुरू किया उसमें उसको प्रॉफिट मिलना शुरू हो गया। तो कुछ लोग होते हैं ऐसे, जैसे महेंद्र सिंह धोनी। अब जितने भी मैच उन्होंने खेले एज ए कैप्टन, ज़्यादातर में उनको सफलता मिली। तो उनको भी कहा जा सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी इज़ अ मैन विद अ माइडस टच। मुकेश अंबानी जिस भी काम को करते हैं उसमें उनको तरक्की ही मिलती है, वो काम उनका अच्छा हो जाता है, अच्छी तरह से उनका बिजनेस चलता है। तो कुछ लोगों के अंदर ये शक्ति देते हैं भगवान। तो दोस्तों, माइडस टच का मीनिंग है किसी भी चीज़ को छूते ही सोना हो जाने वाली बात, यही माइडस टच का मीनिंग है। तो इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? कोई भी ऐसा आदमी जो इस प्रकार का आदमी है, जिसको सफलता ही मिलती है हर काम में, आप बोलते हैं अरे यार ये ऐसा आदमी है, इस मिट्टी को भी छू दे तो सोना हो जाता है, तो ऐसे इंसान के लिए आप बोल सकते हैं, एक सेंटेंस बनाया मैंने आपके लिए, ही इज़ अ मैन विद द माइडस टच। वो एक ऐसा आदमी है जिसको ये माइडस टच मिला हुआ है। अच्छा दोस्तों, ये माइडस के पीछे की कहानी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ग्रीक मिथोलॉजी में, यानी ग्रीस की पौराणिक कथाओं में, माइडस नाम के एक राजा का जिक्र है कि एक राजा था, उसको वरदान मिला कि वो जिस भी चीज़ को छुएगा वो सोना हो जाएगी। तो दोस्तों, वहीं से इस इडियम का जन्म हुआ और फिर बाद में ये ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा जो किसी भी काम को करते हैं तो उसमें उनको कामयाबी ही मिलती है। तो आप समझ गए दोस्तों इसको कैसे इस्तेमाल करना है। किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो किसी काम को करे और उसमें कामयाब हो जाए, मिट्टी को भी छुए तो सोना हो जाए, तो ऐसे इंसान के लिए आप इस इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ही हैज़ गॉट द माइडस टच, ही इज़ अ मैन विद द माइडस टच। इस प्रकार से इसको यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला इडियम। अब हम आते हैं दोस्तों दूसरे इडियम पे, और वो है पेंडोराज बॉक्स। अच्छा दोस्तों, इसको ऐसे नहीं पढ़ना है पेंडोराज बॉक्स, पेंडोरा नहीं होगा दोस्तों, इसको ऐसे पढ़ेंगे पेंडोरज, पेंडोरज बॉक्स। पेंडोरज बॉक्स का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है दोस्तों मुसीबतों का पिटारा। ऐसा पिटारा जिसको खोल दिया जाए तो उसमें से मुसीबतें बाहर निकलती हैं। ये भी ग्रीक मिथोलॉजी का ही से ही निकला हुआ इडियम है। पेंडोरा नाम का एक आदमी था, तो उसके यही कहानी है कि उसके पास एक बॉक्स था जिसमें से मुसीबतें बाहर निकली, जो दुनिया की तमाम बुराइयां हैं वो बाहर निकली थी जब उसने उनको खोल दिया। उससे कहा गया था कि तुम इस बॉक्स को मत खोलना, लेकिन आदमी आप जानते ही हैं बहुत ही क्यूरियस होता है, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। तो बहुत ज़्यादा उत्सुकता जो है वो नुकसानदेह होती है। वो ये भी एक इडियम है जो अभी मैंने बोला, वो भी मैं आपको बताऊँगा किसी और क्लास में। तो दोस्तों, उसने खोल दिया उस बॉक्स को, तो उससे सारी बुराइयाँ बाहर निकली और वो बुराइयाँ हम सभी लोगों के, इंसानों के अंदर आ गई। ऐसी कहानी है। तो उसी से दोस्तों ये इडियम बना पेंडोरस बॉक्स। तो जब भी आपको बोलना हो कि अरे यार ऐसा करके तो उसने मुसीबतों का पिटारा ही खोल दिया, ऐसे हम बोलते हैं हिंदी में, इसी बात को आप इंग्लिश में बोलेंगे तो ये वाला इडियम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल बनाया मैंने कि मान लेते हैं गवर्नमेंट ने, सरकार ने कोई ऐसा डिसीजन लिया कि वो डिसीजन लेते ही चारों तरफ हंगामा मच गया पूरे देश में कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना। अब सरकार के ऊपर चारों तरफ से आलोचना हो रही है, सरकार की लोग अटैक कर रहे हैं, जो विपक्षी दल हैं वो अटैक कर रहे हैं, और भी लोग अटैक कर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो इस प्रकार से हो सकता है, कभी कभी होता है ऐसा। तो वही एक एग्जांपल बनाया मैंने कि दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट, कि सरकार का ये जो निर्णय है, दिस डिसीजन का मतलब है निर्णय, दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ ओपन्ड अ पेंडोरस बॉक्स। सरकार के इस निर्णय ने मुसीबतों का पिटारा ही खोल दिया है, यानी अब चारों तरफ दिक्कत ही दिक्कत है, चारों तरफ असंतोष फैल गया है। आप समझ गए इसको कैसे यूज़ करना है। तो जब भी आपको बोलना हो कि मुसीबतों का पिटारा खुल गया या खोल दिया या
खुल जाएगा, ऐसे किसी भी टेंस में, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं पेंडोरास बॉक्स को। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास, और ये बड़ा खूबसूरत ईडियम है, अ फार क्राई फ्रॉम। अ फार क्राई फ्रॉम का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज़ से बिल्कुल अलग। जैसे आपने किसी के लिए सुना कि वो बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन जब आप उससे मिले तो आपको पता चला कि नहीं, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है और ना वो अच्छा है, तो आप कहेंगे ना कि अरे यार, जैसा उसके बारे में सुना था वो उससे बिल्कुल अलग है। इस प्रकार से इसको यूज़ करना है। और ये इंसानों के लिए भी यूज़ होगा दोस्तों, और चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप। किसी भी चीज़ के लिए कि अरे सुनने में तो आया था कि ये मोबाइल फ़ोन बड़ा अच्छा है, बट यूज़ करके देखा तो एकदम बेकार साबित हुआ, बेकार लगा मुझे, ऐसे हालत में इसको यूज़ करेंगे हम, अ फार क्राई फ्रॉम। तो किसी इंसान के लिए लिखा मैंने दोस्तों, एक एग्जाम्पल है, ही इज़ अ फार क्राई फ्रॉम बीइंग नाइस। किसी के लिए सुना था, किसी ने, आपने सुना होगा या कुछ लोगों ने सुना कि वो बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन जब आप मिले, जैसा मैं अभी बता रहा था, तो आपको पता चला कि वो अच्छा आदमी नहीं है। यही बात अब आप किसी से बता रहे हैं कि वो तो अच्छा इंसान होने के बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल विपरीत है, एकदम अलग है। तो ही इज़ अ फार क्राई फ्रॉम, यानी वो बिल्कुल अलग है, फ्रॉम बीइंग नाइस, नाइस होने के बिल्कुल विपरीत है, यानी वो बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। तो ही इज़ अ फार क्राई फ्रॉम बीइंग नाइस। आप समझिए इसको कैसे यूज़ करेंगे। इस प्रकार से इस तरह की कोई भी बात बोलनी हो तो आपको ये वाला इडियम यूज़ करना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ये भी बड़ा अच्छा इडियम है, आप इसको कई जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बार्क जो वर्ड है दोस्तों, BARK, बार्क, उसका वर्ब में, जब वो वर्ब की तरह, क्रिया की तरह जब उसको यूज़ करेंगे तो एक मीनिंग होती है उसका भौंकना, जैसे कुत्ते वगैरह जो भौंकते हैं। दूसरा मीनिंग होता है दोस्तों पेड़ की छाल उतारना। एक ही वर्ड की इंग्लिश में कई कई मीनिंग होती है, इसलिए भी हमको इंग्लिश सीखने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें तो सीख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, बार्क का एक मीनिंग है वर्ब में पेड़ की छाल उतारना। वहीं से एक फ्रेज, एक इडियम बन गया दोस्तों, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। इसका मतलब है गलत पेड़ की छाल उतार लेना। यानी जैसे हमको कई बार पेड़ की छाल की ज़रूरत होती है, या तो आग जलाने के लिए या आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनाने के लिए पेड़ की छाल से कई दवाइयाँ बनती हैं। तो अगर किसी ने गलत पेड़ की छाल उतार ली तो उसे कहा गया ना, अरे आपने तो गलत पेड़ की छाल उतार ली। तो अब इसका मॉडर्न टाइम्स में, मॉडर्न इंग्लिश में इसका क्या मीनिंग है दोस्तों? जैसे बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का इस्तेमाल आपको वहाँ करना चाहिए अगर किसी को कोई जानकारी लेनी है और वो गलत आदमी के पास जाके जानकारी लेने की कोशिश कर रहा है, या किसी ने कोई गलत काम नहीं किया लेकिन उसके ऊपर अगर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है गलत काम करने का, या हम कहीं से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम गलत सोर्स से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, इन सारी सिचुएशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कई बार लोगों ने आपसे कहा होगा कि अरे यार उससे क्या पूछ रहे हो, तुम गलत जगह ट्राई कर रहे हो। हम बोलते हैं ना गलत जगह ट्राई करना, यही इसका मीनिंग है। ये हिंदी में इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, गलत जगह ट्राई करना। तो जैसे एक एग्जाम्पल है दोस्तों कि मान लेते हैं पुलिस ने किसी को पकड़ लिया था किसी क्राइम के लिए, लेकिन वो आदमी वो नहीं है जिसने क्राइम किया था। तो यही बात कही जा रही है, द पुलिस आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। पुलिस गलत जगह से इंफॉर्मेशन लेने की या गलत आदमी को पकड़ के उसको सज़ा दिलाने की कोशिश कर रही है। पुलिस को सही चीज़ समझ में नहीं आ रही, गलत जगह इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऐसा कहा जा रहा है। द पुलिस आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। पुलिस गलत जगह ट्राई कर रही है, ये इसका मीनिंग है। तो दोस्तों जब भी बोलना हो गलत जगह ट्राई करना, तो आपको ये वाला इडियम इस्तेमाल करना चाहिए, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। उसके बाद दोस्तों हमारे पास कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग यानी एक हाथ और एक पैर की कीमत लग जाना, यानी वो चला जाना। इसका मतलब असल में क्या है दोस्तों? इसका मतलब है जब बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं किसी चीज़ में। मान लेते हैं आपने एक बाइक खरीदी और आपके बहुत पैसे खर्च हो गए क्योंकि वो बहुत महंगी बाइक थी, हार्ली डेविडसन या कोई भी डुकाटी, तो बहुत पैसे खर्चे। तो आप किसी को बता रहे हैं कि यार बाइक ली मैंने लेकिन मेरे तो बहुत पैसे इसमें लग गए। जैसे लोग मकान बनाते हैं और बहुत पैसे लग जाते हैं उसमें। तो इस ऐसी सिचुएशन में कोई आपने महंगी ड्रेस ही खरीदी, आपने अरमानी का सूट खरीदा 25 लाख रुपए का तो बहुत पैसे आपके खर्च हो गए, तो आप बोल सकते हैं यू नो इट कॉस्ट मी एन आर्म एंड ए लेग। तो दोस्तों कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग का मीनिंग है बहुत ज़्यादा कीमत चुकाना, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाना। सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? एक सेंटेंस मैंने बनाया आपके लिए कि किसी ने नई बाइक खरीदी थी और वो किसी को बता रहा है द न्यू बाइक कॉस्ट मी, नई बाइक में मेरे पैसे खर्च हो गए कितने? एन आर्म एंड ए लेग। द न्यू बाइक कॉस्ट मी एन आर्म एंड ए लेग। नई बाइक को लेने में मेरे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो गए।
बहुत पैसे मुझे देने पड़े। क्यों? क्योंकि बाइक बहुत महंगी रही होगी। तो दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार से बोलना हो, जैसे मान लेते आप किसी को लंच पर लेकर के गए या डिनर पर लेकर के गए और उधर बहुत महंगा था रेस्टोरेंट, आपके बहुत पैसे खर्च हो गए, वापस आके आप अपने किसी फ्रेंड को बता रहे अरे यार मेरे तो वहाँ बहुत पैसे खर्च हो गए, तो आप बोल सकते हैं द डिनर कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। तो ऐसे यूज़ करेंगे। उसके बाद अभी जैसे दोस्तों त्यौहार होते हैं, जैसे दीपावली का त्यौहार था, तो आप बोल सकते हैं अगर आपने बहुत पैसे खर्च कर लिए तो आप बोल सकते हैं दीपावली कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हमारा जो इडियम है आज का वो है इन द हीट ऑफ द मोमेंट, और ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल स्पोकन इंग्लिश में आप कर सकते हैं क्योंकि इसको बोलने की ज़रूरत पड़ती है। इन द हीट ऑफ द मोमेंट, जैसा कि आपको देख करके ही समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब है जब कभी हम नाराज़ होते हैं या जब हम चिंतित होते हैं, और तो नाराज़गी में या चिंतित अवस्था में बिना सोचे समझे हुए जब हम किसी काम को कर देते हैं, हम कहते हैं ना सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा बोल दिया, मुझसे ऐसा हो गया, मैंने उसको थप्पड़ मार दिया, ऐसे बोलते हैं इन द हीट ऑफ द मोमेंट, यानी उस पल की सीरियसनेस में जब आप नाराज़ थे या चिंतित थे और आपने बिना सोचे समझे हुए कोई निर्णय ले लिया, तो ऐसी बात कभी बतानी हो तभी इस ईडियम का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल बनाया दोस्तों कि ही सेड इट, किसी के लिए कहा जा रहा है कि उसने इस बात को हीट ऑफ द मोमेंट में कह दिया, उसका ऐसा इरादा नहीं था, वो बहुत या तो नाराज़ था या बहुत परेशान था, इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। ही सेड इट इन द हीट ऑफ द मोमेंट, उसने ऐसा हीट ऑफ द मोमेंट में बोल दिया, उस समय की जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से उसने ये बात बोल दी। तो देखा दोस्तों आपने, ये बहुत ही यूज़फुल इडियम्स हैं और इनको इस्तेमाल करके आप इंग्लिश में तरह तरह की बातों को बोल सकते हैं। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले वीडियो में हम इसी प्रकार के और भी इडियम्स कुछ सीखेंगे। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए या और आगे के और भी पार्ट्स चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको इसके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 कितने भी पार्ट्स आपको बना के दे सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।